डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है विटामिन डी। वसा में घुलनशील विटामिन चल रहा है, उसमें से विटामिन ए हमने कर लिया। विटामिन डी लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था। तो विटामिन डी क्या है, उसकी खोज किसने की, कितने प्रकार का है, ये आपको कल की क्लास में बताया था। आज का जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो है विटामिन डी के कार्यों पर हम चर्चा करेंगे कि विटामिन डी हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। विटामिन डी का जो पहला कार्य है, मुख्य कार्य है, वो कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक है। अगला है अस्थियों के निर्माण के लिए। अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है यह। और क्या कार्य करता है? अगला जो इसका कार्य है, दांतों की मजबूती हेतु। दांतों की मजबूती हेतु। अगला जो इसका कार्य है वो रक्त में कैल्शियम, रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला जो इसका कार्य है वो है शारीरिक वृद्धि हेतु। शारीरिक वृद्धि हेतु आवश्यक है यह। अगला है यह पैराथायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण। पैराथायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण। नेक्स्ट इसका कार्य है, इसमें विटामिन डी, ये मुख्यतः इसके ये कार्य है। सबसे पहला जो कार्य है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है विटामिन डी। विटामिन डी के द्वारा ही, जब हम विटामिन डी लेते हैं तभी हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का छोटी आंत में इनका अवशोषण वो नियंत्रित करने का कार्य करता है विटामिन डी है। अगर इसका अभाव हो जाए, अगर हम विटामिन डी नहीं लेंगे तो इन दोनों ही खनिज लवणों का अवशोषण नहीं हो पाएगा और अवशोषण नहीं होने की वजह से ये हमारे शरीर से ऐसा का ऐसा बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल जाएगा तो उसकी वजह से इसकी हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। अवशोषण का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी कुछ खाया वो आपके शरीर में वहीं पर पच गया। जो बाहर निकलता है, जिस प्रकार से आपने जूस निकाला, फ्रूट का जूस निकालते हैं, जैसे मौसम्बी का, नींबू का जो जूस निकाला और वो आपने पी लिया और आपने वो उसका अवशोषण हो गया और जो छिलका है वो वेस्ट हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी
जब तक मान लो हमने खूब कैल्शियम भी खाया, फास्फोरस भी खाया, लेकिन हमने आहार में विटामिन डी खनिज लवण नहीं लिया, विटामिन डी नहीं लिया, अगर विटामिन डी नहीं लेंगे तो ये दोनों है कैल्शियम और फास्फोरस, इनका अवशोषण नहीं हो पाएगा और अवशोषण नहीं होने की वजह से ये शरीर में से जैसे गए थे वैसे के वैसे ही बाहर निकल आते हैं। तो इनके जो कार्य हैं वो अधूरे रह जाएंगे और ये इनका अवशोषण नहीं होने की वजह से इनकी भी कमी शरीर में धीरे धीरे दिखाई देने लग जाती है। अगला जो कार्य है विटामिन डी का वो है अस्थियों के निर्माण में, अस्थियों के यानी बोन फॉर्मेशन के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस वो क्या करते हैं, हड्डियों के निर्माण, उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं, उनके लिए ये अति आवश्यक होते हैं। अगर हमारे हड्डियों और दांतों की बात की जाए तो उसके लिए आवश्यक रूप से जो मुख्य खनिज लवण होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस ही होते हैं। लेकिन अगर आहार द्वारा ग्रहण किया गया कैल्शियम तथा फास्फोरस विटामिन डी की ही उपस्थिति में इनका अवशोषण होता है। अगर इनका अवशोषण नहीं होगा तो हड्डियों पर इनका प्रभाव देखने का प्रभाव पड़ता है इन पर। विटामिन डी गुर्दों से फॉस्फेट जो होता है उसको पुनः शोषित कर अस्थियों में कार्बनिक जो फास्फोरस है उसको अकार्बनिक फास्फेट में बदल देता है। यानी विटामिन डी क्या कार्य करता है, गुर्दों से फास्फेट को पुनः शोषित कर लेता है गुर्दों से और उसको कार्बनिक फास्फोरस को अकार्बनिक फास्फेट में बदल देता है और अस्थियों की वृद्धि एवं विकास तथा भरण पोषण के लिए ये जो सभी क्रियाएं होती हैं वो आवश्यक होती हैं। परंतु अगर विटामिन डी का अभाव रहेगा तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फेट का जमाव ठीक प्रकार से नहीं होगा, अतः जो हड्डियां हैं वहाँ पर जमाव नहीं होने की वजह से वो कमज़ोर हो जाएंगी और शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के ठीक प्रकार से अवशोषित न होने के कारण बालकों में रिकेट्स रोग हो जाता है और वयस्क जो होते हैं उसमें ओस्टियोमोलेसिया रोग हो जाता है इसकी कमी से। साथ ही इसकी कमी से रक्त में प्लाज्मा में सिट्रिक एसिड है उसकी मात्रा भी अत्यंत कम हो जाती है और अतः अस्थि निर्माण का जो कार्य है ये प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है। शिशुओं में खोपड़ी कमज़ोर हो जाते तो उन पर गड्ढे पड़ने लग जाते हैं। ज़्यादातर छोटे बच्चे होते हैं उनमें रिकेट्स होता है, उनकी जो खोपड़ी है अगर उनको विटामिन डी आहार नहीं देंगे और कैल्शियम फास्फोरस नहीं देंगे तो उसके जो हड्डियां हैं उनकी अस्थियों का निर्माण नहीं हो पाएगी और वो हड्डियां खोपड़ी है वो कमज़ोर रह जाती है। अगला जो कार्य है विटामिन डी का वो है दांतों की मजबूती के लिए। दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम अति आवश्यक होता है। विटामिन डी दांतों के डेंटिन और इनेमल जो होते हैं उनमें भाग लेते हैं। विटामिन डी दांतों के डेंटिन और इनेमल जो होते हैं उनमें भाग लेते हैं, कैल्शियम फास्फेट के जमाव में मदद करते हैं। कैल्शियम और फास्फेट के जमाव के लिए ये वहाँ पर विटामिन डी कार्य करता है, परंतु विटामिन डी के अभाव में इनका जमाव दांतों पर नहीं होगा और दांतों पर अगर इनका जमाव नहीं होगा तो ये दांत क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाते हैं और इस वजह से हमें आहार में विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस लेना आवश्यक होता है। एक और कार्य आता है इसमें, जैसे कि विटामिन डी आंतों की श्लेष्मिक झिल्ली जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको कैल्शियम तथा फास्फोरस युक्त लवणों को शोषण हेतु उपयोगी बनाता है। यानी अगर म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में उसको मजबूती का जो कार्य करता है वो विटामिन डी ही करता है। अगर विटामिन डी नहीं लेंगे तो जो मेम्ब्रेन है जो इनको अवशोषित करती है वो अवशोषित नहीं कर पाएगी। रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करना। विटामिन डी द्वारा रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है।
जब कभी भी रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी हो जाती है तो विटामिन, ये दोनों ही लवण हड्डियों से निकलकर रक्त में आकर मिल जाते हैं और रक्त में इनकी कमी की जो पूर्ति है वो पूरी हो जाती है। इस तरह रक्त में कैल्शियम का जो स्तर है, कैल्शियम और फास्फोरस का जो स्तर है वो मेंटेन रहता है, सही रहता है। परंतु विटामिन डी के अभाव में कैल्शियम और फास्फोरस है उसका अधिक मात्रा में वहाँ से सिक्रीशन हो जाता है, और क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, उनको आवश्यकता से अधिक उनका बाहर नहीं निकलने देता, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही उसको बाहर निकलने देता है। लेकिन अगर हम विटामिन डी नहीं लेते हैं, आहार में विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस है वो अति अधिक मात्रा में बाहर निकल जाता है और उससे हड्डियों में इनकी कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम्स एल्केलाइन फॉस्फेटेज की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। इस एंजाइम्स का अस्थियों में भरण पोषण, अंतःस्थल के निर्माण आदि के लिए ये जो एंजाइम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। शारीरिक वृद्धि हेतु विटामिन डी की आवश्यकता। इसकी कमी से कैल्शियम एवं फास्फोरस का सही ढंग से अवशोषण नहीं होगा तो शारीरिक वृद्धि भी रुक जाती है, क्योंकि हड्डियों का निर्माण नहीं होगा अच्छी प्रकार से तो हमारे शरीर का निर्माण किस प्रकार से होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए शारीरिक वृद्धि इनके अभाव में रुक जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण। विटामिन डी पैराथायराइड ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करने का कार्य करता है या उसको नियमित करता है, रेगुलेट करता है उसको। यह हार्मोन अस्थियों से कैल्शियम तथा फास्फोरस को निकालकर रक्त में मिला देता है तथा अतिरिक्त फोस्फेट को मूत्र के द्वारा विसर्जित कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है। अतः रक्त में कैल्शियम का स्तर सामान्य बनाए रखने के लिए भी विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी के अभाव में यह क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। विटामिन डी छोटी आंत के म्यूकोसा में प्रोटीन के संश्लेषण क्रिया में भी भाग लेता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके म्यूकोसा में प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए भी, सिंथेसाइज की जो क्रिया होती है, संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसमें भी विटामिन डी अपना योगदान देता है। ये तो हो गई हमारी विटामिन डी के कार्यों की बात हुई। अब विटामिन डी की कमी से कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी के जो कार्य हैं, तो अब इससे क्या पता चला कि विटामिन डी हमारे शरीर में किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारे कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ ये दांतों के लिए भी आवश्यक होता है। विटामिन डी की कमी के प्रभाव, अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। अभी जो कार्य बताए थे वही इनके, अगर वो जो कार्य करता है अगर इनकी कमी हो जाए तो वही सारे कार्य हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। विटामिन डी के अभाव में जो कैल्शियम है वो फास्फोरस उसका ठीक प्रकार से अवशोषण नहीं हो पाता, जिससे दांत, हड्डियां इत्यादि जो होती हैं वो हमारी कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से निम्न बीमारियां हो जाती हैं। एक तो हो जाता है रिकेट्स रोग हो जाता है। दूसरा है इसमें हमारे टिटेनी रोग हो जाता है। दांतों का सड़ना, और अस्थि मृदुता। ये रोग हो जाते हैं, रिकेट्स, टिटेनी,
दांतों का सड़ना और अस्थि मृदुता। सबसे पहले जो रोग है ये हड्डियों से संबंधित होता है, रिकेट्स रोग, और ये किसको हो जाता है, यह छोटे बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में होता है। और किस उम्र के बच्चे हैं उनको हो जाता है, यह 6 माह से 18 माह के जो बच्चे होते हैं, यानी 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें यह रोग देखा जाता है। इस रोग में विटामिन डी तथा इस रोग में क्या हो जाता है, विटामिन डी और कैल्शियम तथा फास्फोरस की काफ़ी कमी हो जाती है रिकेट्स रोग में। रिकेट्स रोग यह घर में अगर अस्वस्थ वातावरण लंबे समय तक बना रहे, वातावरण में जो बच्चे रहते हैं, अस्वस्थ वातावरण में जो बच्चे रहते हैं, पढ़ने लिखने वाले बालकों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें ताज़ी एवं शुद्ध हवा नहीं मिल पाती है। तंग तथा सीलन भरी मकान में पर्याप्त सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती, अतः उन्हें रिकेट्स रोग उनमें हो जाता है। तो रिकेट्स रोग किस में होता है, पता होना चाहिए। रिकेट्स रोग छोटे बच्चों में होता है, छोटे बच्चों की बीमारी है। 6 महीने से लेकर 1.5 साल का जो बच्चा है उसमें रिकेट्स रोग हो जाता है। और यह कब होता है, जब बच्चा अस्वस्थ वातावरण में रहता है, अगर घर में हर टाइम सीलन रहती है तो उस वजह से रिकेट्स, धूप नहीं आती प्रॉपर, तब रिकेट्स रोग हो जाता है। इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं रिकेट्स रोग में, बच्चे कैसा पता लगाएंगे कि रिकेट्स रोग हो गया है। इसमें छोटे बच्चे जो होते हैं उनको रोग हो जाए तो लक्षण क्या दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो मुख्य लक्षण होता है वो शिशुओं की जो खोपड़ी का अग्र भाग है वो देरी से भरता है। आपने छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसको आपने देखा होगा कि बच्चे के यहाँ पर एक जगह, यहाँ पर जो जगह होती है वो देखना हाथ लगा के बिल्कुल सॉफ्ट होती है, और वो हर टाइम जैसे दिल धड़कता है वैसे ही वो धड़कती रहती है, उसमें से हार्ट बीट जैसी उसमें से कंपन होती रहती है हर समय। आप देखना छोटे बच्चों की, अगर शरीर में इनकी कमी हो जाती है विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की, तो बच्चे का जो ये भाग है वो देरी से भरता है। क्योंकि अगर स्वस्थ बच्चा है तो समय के अनुसार उसका जो ये भाग है वो जल्दी भर जाता है, लेकिन अगर उसके आहार में कमी है तो वो भाग है वो बहुत ज़्यादा देरी से भरता है। खोपड़ी की हड्डियां हैं वो कोमल हो जाती है और अस्थि विकृति होकर बड़ी, चपटी तथा चौकोर बन जाती है। कई बच्चों के आपने देखा होगा जो सिर की शेप है वो अलग अलग होती है, उसमें क्या है कोने कोने से निकले रहते हैं, कई बच्चों की चपटी हो जाएगी या कोने निकले रहेंगे, गोल नहीं होगा। तो ये किस वजह से होता है, ये रिकेट्स की वजह से ही ये लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। जो ललाट की अस्थि बिगड़कर सामने की ओर अधिक उभर आती है। ललाट क्या होता है, जो हमारा फोरहेड है, ये जो आगे का भाग है ये ललाट है, इसको ललाट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर रिकेट्स रोग हो जाए जिसको, तो ये वाला भाग फ्लैट होकर आंखें तो ऐसे लगते हैं कि पीछे धंस रही है और ये वाला भाग आगे निकल जाता है। आप कई बच्चों के देखना उसमें ये वाला भाग आगे निकला हुआ दिखाई देगा आपको। अस्थि कोमल हो जाती है और लंबी अस्थियों के जो सिरे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे लंबी जो बोन है, चाहे यहाँ की बात करें चाहे हमारे जांघों की जो है हड्डी है उसकी बात करें, जो लंबी हड्डियाँ हैं हमारे शरीर की, उनके जो कोने हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। रीढ़ की हड्डी की अस्थियाँ कोमल होकर लचक जाती हैं और कुबड़ निकल आता है। कुबड़ आपने देखा होगा बाहर पीछे की तरफ यहाँ पर होता है और वो क्या है, गोल गोल होता है। तो कईयों के देखा होगा कुबड़ किस वजह से होता है, ये रिकेट्स का ही लक्षण होता है। रिकेट्स के कारण ही होता है कि उसकी हड्डियों में विकृति उत्पन्न हो जाती है। जो छोटा बच्चा है अगर उसमें रिकेट्स रोग हो जाए तो उसके पैर हैं वो कमान के आकार के यानी धनुष के आकार के दिखाई देने लग जाते हैं, कमान की तरह दिखाई देने लग जाते हैं, यानी मुड़ जाते हैं, उसके पैर टेढ़े हो जाते हैं। पसली की अस्थियां भी बढ़ जाती हैं और तथा मोती जैसे रूप है वो ग्रहण कर लेती है। छाती की अस्थि भी उभरकर
उभर जाती है, यहाँ की जो हड्डी होती है वो ऊपर की तरफ निकल जाती है रिकेट्स की वजह से, और गड्ढा जैसा भी दिखाई देने लग जाता है। घुटने, जोड़ों तथा कलाई की जो अस्थियां हैं वो चौड़ी हो जाती हैं। अब रिकेट्स की वजह से लड़कियों में जो योनि होती है, जो उसकी श्रोणी है, पेल्विक है, उसमें समुचित विकास नहीं हो पाता है, अतः वे छोटी रह जाती हैं। लड़कियों में जो पेल्विक गुहा है उसका समुचित विकास नहीं होने की वजह से अगर उसका सामान्य प्रसव करने में बहुत दिक्कत होती है। पाचन तंत्र में गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। आमाशय तथा आंतों की मांसपेशियां कमजोर, निर्बल एवं अशक्त हो जाती हैं, काम करने की क्षमता नहीं रहती, इसलिए पेट उभरा हुआ इसके अंदर दिखाई देता है। बालक थका थका सा, आलसी प्रवृत्ति का हो जाता है, क्रोधी और चिड़चिड़ा भी हो जाता है। गहरी नींद नहीं आती, सोते समय ऐंठन हो जाती है, जिसके कारण शिशु नींद में अचानक जगकर रोने लग जाता है। उसके हाथ पैरों की जो पेशियां हैं उनमें तीव्र ऐंठन होने लग जाता है, तीव्र दर्द और पीड़ा उसे होने लग जाती है। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। दांतों का समुचित विकास नहीं हो पाता, जोड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, मांसपेशियों का विकास रुक जाता है। पेट की पेशियां विशेष रूप से इसमें प्रभावित होती हैं। तो उपरोक्त कारणों से शिशु की शारीरिक वृद्धि है वो रुक जाती है। वह ठिगना कहें या बोना कहें, हाइट उसकी कम रह जाती है, वह 3-4 फीट तक ही लंबा हो पाता है, उससे अधिक वो नहीं बढ़ पाता है। तो ये हुआ रिकेट्स। इसमें एक एक करके भी पूछ लेते हैं कि भी रिकेट्स क्या है, किसकी कमी से होता है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं, इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आपके एग्जाम में आ जाएगा कि रिकेट्स क्या है, टिटेनी क्या है, किसकी कमी से हो जाता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं और किस प्रकार से इसका उपचार करना चाहिए। तो रिकेट्स में बालक को पर्याप्त मात्रा में दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन करवाना चाहिए। उसे कोड लीवर ऑयल देना चाहिए। बालकों को सरसों के तेल या जैतून के तेल की मालिश करके थोड़ी देर धूप में सुलाना चाहिए, उनको लिटाना चाहिए। आहार में विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थ उसको देना चाहिए और इस प्रकार से अगर उसको ये सारा भोजन देंगे, अगर फिर भी कमी रहती है तो उसका ट्रीटमेंट, उसको मेडिसिन के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब आ जाएगा इसमें हमारा अगला जो है वो है टिटेनी रोग। टिटेनी रोग किसको कहते हैं? मांसपेशीय मरोड़ को कहते हैं। हमारे जो मांसपेशियों में मरोड़े उठने लग जाते, ऐंठन आ जाती है, उसे टिटेनी कहते हैं। जब शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की चयापचय में असमानताएं आ जाती हैं, अगर इनके डाइजेशन में गड़बड़ियां हो जाती हैं, चयापचय में गड़बड़ी हो जाती है, तब यह टिटेनी रोग हो जाता है। तब मांसपेशीय मरोड़ को रोग हो जाता है। इस रोग के कारण मुख्य लक्षण है हाथ पैरों के जोड़ों में तीव्र दर्द एवं पीड़ादायक ऐंठन शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा कि जिसको हम बाइंटे बोलते हैं वो टिटेनी रोग ही होता है। उसमें कईयों को तो कभी कभार होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी हैबिचुअल उनका डेली होने लग जाता है। तो ये किस वजह से होता है? ये हमारे आहार में विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस का सही प्रकार से अवशोषण नहीं होने के कारण ये बीमारी हो जाती है। दांतों का सड़ना। अब आप कहेंगे कि आपने रिकेट्स इतना बड़ा बताया, टिटेनी का नहीं है, क्योंकि हमारे जो रिकेट्स रोग है ये मुख्य है। इसको ये आपके एग्जाम में डिटेल से भी आ सकता है। आगे आ जाएगा दांतों का सड़ना। बच्चों को विटामिन डी की कमी से समय पर दांत नहीं उगते हैं, दांत विकृत और छोटे रह जाते हैं, वे अस्वस्थ होते हैं तथा सड़ने लगते हैं, क्योंकि दांतों के जो इनेमल और डेंटिन भाग में कैल्शियम फास्फोरस का जो जमाव है वो ठीक प्रकार से नहीं होता। अगर ये कब ठीक होंगे? जब हमारे दांतों में इनके इनेमल भाग में और इनका जो डेंटिन भाग है, अगर उसमें कैल्शियम और फास्फोरस का ठीक से जमाव हो जाएगा तब तो ये स्वस्थ रहते हैं, अदरवाइज ये सड़ने लग जाते हैं। दांतों में खोडर हो जाते हैं, स्वस्थ दांत का निर्माण नहीं हो पाता है
यही क्या है, दांतों का सड़ना है। किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी से हो जाता है। तो क्या देना चाहिए? आहार में पर्याप्त दूध, फल सब्जियां, फलों का रस इत्यादि, कोड लीवर ऑयल है वो देना चाहिए, क्योंकि कोड लीवर ऑयल में विटामिन डी की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अस्थि मृदुलता, यह रोग है वो वयस्कों में होता है, बड़ों में होता है। बड़ों का रिकेट्स भी इसको कहा जाता है। यह अस्थि रोग विशेषकर गर्भवती तथा धात्री माताएं हैं, दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं उनको हो जाता है। निम्न आर्थिक वर्ग की महिलाएं विशेषकर इस रोग से प्रभावित होती हैं, क्योंकि उनके आहार में दूध, फल, पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका सख्त अभाव होने के कारण वो उनमें ये बीमारी हो जाती है। और यह उन महिलाओं में भी हो जाती है जो पर्दे के अंदर रहती है। पर्दा प्रथा जहाँ पर ज़्यादा होता है, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, वो धूप के संपर्क में नहीं आती है, तब भी यह रोग हो जाता है, क्योंकि वो नमी और क्या है, अगर सीलन, नमी वाले सीलन भरे घरों में रहते हैं तब भी वहाँ पर ये रोग है वो देखने को मिल जाता है। विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में अस्थियों की कैल्शिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो रुक जाती है। कैल्शिफिकेशन की प्रक्रिया रुक जाती है, जिससे यह रोग हो जाता है, बड़ों का रिकेट्स रोग हो जाता है। लक्षण क्या दिखाई देते हैं इसमें रक्त सीरम में एल्केलाइन फॉस्फेटेज की वृद्धि हो जाती है तथा रक्त में अकार्बनिक फास्फोरस की मात्रा है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से यह रोग हो जाता है। विटामिन डी के अभाव में अस्थियां अधिक दुर्बल, निशक्त, कमजोर हो जाती हैं, वे शरीर भार को सह नहीं पाती तथा जरा सी चोट लगने पर वो टूट जाती हैं। अस्थि विकृति हो जाती है, हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, विशेषकर पैर की पसलियां तथा रीढ़ की हड्डी अधिक प्रभावित होती हैं। कमर एवं जांघों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। गर्भावस्था में ओस्टोमलेशिया के कारण गर्भपात भी हो जाता है, क्योंकि योनि गुहा के ठीक प्रकार से विकसित नहीं, अभी बताया था किसकी कमी से, पेल्विक है उसका, श्रोणि गुहा जिसको बोलते हैं, उसका ठीक प्रकार से विकास नहीं हो पाता, वो छोटी रह जाती है, जिसकी वजह से गर्भावस्था के दौरान जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे बच्चे की मृत्यु तक भी इसमें हो जाती है या गर्भपात होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और क्या होता है इसमें, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, रोगी को सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, रीढ़ की हड्डी झुक जाती है जिसे कुबड़ कहा जाता है। तो ये हुआ हमारा इसके लक्षण। अब इसके उपचार क्या है, वही कि एक क्या है, आहार में उच्च कैलोरी युक्त, प्रोटीन युक्त और विटामिन डी युक्त आहार ग्रहण करना चाहिए। आहार में दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए और गंभीर ओस्टियोमलेशिया में उसको 50,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी अंतःपेशियों के द्वारा रोगी के शरीर में पहुंचाई जाती हैं। फिर 6 माह तक विटामिन डी की एक भी खुराक की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 6 माह बाद 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी प्रतिदिन आहार द्वारा दिया जाना उसको आवश्यक है। अब इसमें एक और हो जाता है ओस्टोपोरोसिस। ओस्टोपोरोसिस हो जाता है ये ओस्टोपोरोसिस है और एक आपको क्या बताया, ओस्टोमलेशिया। ये ओस्टोपोरोसिस है और ये ओस्टोमलेशिया है। जब ये अभी आपको बताया कि ये किसको हो जाती है, गर्भवती माताएं होती हैं, धात्री माताएं होती हैं और जो पर्दे के अंदर रहती है, सीलन भरे घरों में रहते हैं, उनको यह रोग ज्यादातर दिखाई देता है। अब ओस्टोपोरोसिस क्या है, ओस्टोपोरोसिस क्या है, ये ओस्टोमलेशिया के बाद की स्टेप होती है। यह बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बड़े जो लोग हैं, वृद्धों में, ओल्ड एज के जो लोग हैं, उनमें अधिकतर
देखा जाता है। हड्डियां हैं वो बिल्कुल निःशक्त हो जाती हैं, कमज़ोर हैं, दुर्बल और भुरभुरी हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती है, भुरभुरी हो जाती हैं। और आपने देखा होगा जो बड़े उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग जो लोग हैं, उनको हड्डियों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब इस अवस्था में उनको एक तो आहार नहीं मिल पाता है प्रॉपर, और धीरे धीरे हड्डियां हैं वो कमज़ोर होती चली जाती हैं, और क्या हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है इसके अंदर। ऑस्टियोपोरोसिस रोग इसमें हो जाता है। तो ये पता होना चाहिए, इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ऑस्टियोमेलेशिया अलग है, ऑस्टियोपोरोसिस अलग है। ये वृद्धों में हो जाता है और ये है महिलाओं में होता है। ओल्ड एज के जो लोग हैं उनमें यह रोग होता है, और थोड़ी सी चोट वगैरह लगने पर उनकी हड्डियां टूट जाती है। आप देखते हो ओल्ड एज के जो लोग हैं, हल्का सा कहीं उनके कुछ लग जाए, स्टूल चेयर वगैरह कुछ लग जाए तो वहीं पर उनके घाव हो जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं, और वो कई लंबे समय तक उस पर बैठ जाते हैं, चारपाई पर। ऑस्टियोपोरोसिस है वो मुख्यतः दो कारणों से होता है। हार्मोन में कमी होने से, एक तो जो हार्मोन है उनकी कमी होने से ये रोग हो जाता है, दूसरा आहार में विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग है वो हो जाता है। बुजुर्ग लोग जो होते हैं आप देखते हो कि उनको खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है। हार्मोन की कमी से, हार्मोन में गड़बड़ियों, असंतुलन एवं अनियमित स्राव से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। यह रोग महिलाओं में रजोनिवर्ती मीनोपॉज के बाद होता है। जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाते हैं साइकिल, तो उस अवस्था में उनको यह रोग हो जाता है, क्योंकि रजोनिवर्ती के बाद हार्मोन्स का स्रावण नहीं होता, यौन हार्मोन है उनका सिक्रीशन नहीं होता है, जिस वजह से ये रोग हो जाता है। पुरुष में भी एंड्रोजन हार्मोन की कमी से यह रोग हो जाता है। सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस इसको कहा जाता है पुरुषों के लिए। तो स्त्रियों में भी यौन हार्मोन बंद हो जाता है उस वजह से, और पुरुषों में भी यौन हार्मोन की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। आहार में विटामिन डी की तथा कैल्शियम की कमी के कारण, जब आहार में पर्याप्त मात्रा में हम प्रतिदिन विटामिन डी नहीं रहता है, तब कैल्शियम का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, और इस कारण बिना अवशोषित हुए ही कैल्शियम मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, और उस वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त शारीरिक क्रियाशीलता की कमी, व्यायाम आदि ना करने के कारण भी ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। जो बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं हैं, घूमते नहीं हैं, व्यायाम वगैरह नहीं करते हैं, तो उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस रोग देखने को मिलता है। लक्षण क्या है? जोड़ों में तीव्र दर्द, पीड़ा और ऐंठन होती है, चलने फिरने पर दर्द बढ़ जाता है, और आराम में राहत मिलती ही नहीं है। अगर आराम कर लेते हैं तो फिर थोड़ी राहत मिल जाती है, अगर दोबारा चलने लग जाते हैं फिर दोबारा शुरू हो जाता है। हड्डियां टूट जाती हैं, विशेषकर कमर तथा पैर की जो हड्डियां हैं अधिक प्रभावित होती हैं इनकी वजह से। उपचार: स्त्रियों में ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव हेतु यौन हार्मोन दिया जाना चाहिए, और पुरुषों में सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने हेतु एंड्रोजन के स्रावण के लिए दवाई दी जानी चाहिए। इस वजह से इस रोग को होने से रोका जा सकता है। तो अगर आपसे कहें कि अब विटामिन डी की कमी से कौन कौन से प्रभाव होते हैं, तो इससे रिकेट्स रोग हो जाता है, जो छोटे बच्चों में होता है, 6 से 18 माह के जो बच्चे होते हैं उनमें हो जाता है। टिटेनिक रोग, जिसे मांसपेशी ऐंठन कहा जाता है। दांतों का सड़ना, दांतों में क्या है, इनेमल में इनका कैल्शियम और फास्फोरस का ठीक प्रकार से जमाव नहीं होने के कारण दांत सड़ने लग जाते हैं। अस्थि मजबूतता आ जाती है, हड्डियों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस है वो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध हैं, उनमें होता है। ऑस्टियोमेलेशिया महिलाओं में हो जाता है। तो ये है हमारा आज का विटामिन डी का जो चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। और
आपको इसके उपचार भी बताए हैं कि इसके उपचार के लिए हमारे आहार में कैल्शियम और फास्फोरस से रिच डाइट होनी चाहिए। उनसे जैसे कि दूध है, दूध में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। और जो लोग नॉन वेज खाते हैं, जो मांसाहारी है, उनके कोड लीवर ऑयल है, मछली के तेल है, इनमें विटामिन डी की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, तो उनका सेवन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।